हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, खादर व बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर नवीन जलोढ़क है जबकि बांगर पुराना जलोढ़क होता है। भारत के लगभग 40% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में ये होने का कारण है, ऑप्शन इज द राइट आंसर, अति चराई। दोस्तों, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण अति चराई है। अति चराई के कारण भूमि के ऊपर से परत हट जाती है, जिससे शुष्क भूमि में वायु अपर्दन में वृद्धि होने लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रिगुर या रेगुर मिट्टी। सूर्यमुखी की खेती के लिए रेगुर या काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। यद्यपि सूर्यमुखी की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, परंतु रबी मौसम में सूर्यमुखी को वर्टिसोल जैसी नमी वाली मिट्टी में लाभदायक रूप से उगाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? ऑप्शन सी, बारिश के पानी में बह जाना। बारिश के पानी में बह जाना मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है, जबकि आश्रय आवरण, शेल्टर बेल्ट, समोच्च जुताई, कंटूर कल्टीवेशन एवं घास पात से ढकना मिट्टी के संरक्षण का एक माध्यम है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? उपर्युक्त सभी में, सिल्ट मिट्टी में, मटियार दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक मटियार दोमट में पाया जाता है, क्योंकि सिल्ट तथा बलुई मिट्टी भी दोमट मिट्टी के ही भाग हैं, जो क्रमशः 20% तथा 40% कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल रहते हैं। दोमट बलुई मिट्टी की जलधारण क्षमता सबसे कम होती है, अतः विकल्प डी सर्वाधिक उपयुक्त है। किस मिट्टी में भारत में कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भाग में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा। मृदा वर्गीकरण के तहत मृदा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्न है: जोनल मृदा, अजोनल मृदा, इंट्राजोनल मृदा। ये तीनों वर्गीकरण ट्रांसपोर्टेड मृदा के ही अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? खीरा। हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगाया जाता है। न्यूट्रल मृदा वह होगी जिसका पीएच परास 6.6 से 7.3 हो। इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा का पीएच रेंज 5.5 से 7.0 है। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच 6.0 से 7.0 के मध्य होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र गुजरात में है। भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, एफएओ द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ पल्सेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दालों के अलावा दूध और जूट उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति
ऑपरेशन फ्लड से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष 1970 में शुरू हुआ। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? दोस्तों 3 जून 2019 को वर्ष 2018-19 का तीसरा अंतिम अनुमान जारी किया गया। इस दौरान भारत द्वारा 283.37 मिलियन टन अनाज उत्पादन किए जाने का अनुमान था, जिसमें चावल का 115.63 मिलियन टन तथा गेहूं का 101.20 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान था। क्योंकि प्रश्न में अनाज के अंतर्गत चावल और गेहूं का उत्पादन पूछा गया है, जो कि कुल 216.83 मिलियन टन था, यह उत्तर विकल्प में ही नहीं है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 296.65 मिलियन टन अनाज उत्पादन का अनुमान है। यूपीएससी ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प सी माना है। किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है? सही होगा ऑप्शन बी, सर्दी। भारत में रबी फसल की बुआई सर्दी अक्टूबर नवंबर के मौसम में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में होती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल आदि खरीफ फसल के उदाहरण हैं। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीविका कृषि। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान और उनका परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, साथ में पशुपालन भी करता है, उसे जीविका कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? कपास, गेहूं, चना व सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं, जबकि कपास खरीफ की फसल है। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नकदी फसल है। इसे सफेद सोना कहा जाता है। इसका मूल स्थान भारत है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, देश की आबादी का अधिकतम भाग। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। जोतों का छोटा आकार, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता, कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना आदि। किंतु औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन था? 275। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 275.11 मिलियन टन था। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन अनुमानित थे। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? ऑप्शन सी, गेहूं और चावल का। भारत में 1966-67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का में ही किया गया, परंतु भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान है। खाद्यान्न की मुख्य फसलों में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक मक्का कर्नाटक तथा सर्वाधिक सरसों और राई राजस्थान में पैदा होती है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादक शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब हैं। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग।
पर्यावरण अनुकूल खेती को जैविक खेती भी कहा जाता है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जीवांश युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। वह खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, सहकारी खेती कही जाती है। इस खेती के अंतर्गत किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित हैं? गेहूं से। उच्च पैदावार वाली किस्में सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं की देश में विकसित सबसे अधिक पौष्टिक किस्म HD 3226 पूसा यशस्वी है। गेहूं की अन्य किस्में गोमती के 9465, मंदाकिनी के 9351, त्रिवेणी के 8020, गंगोत्री के 9162 आदि हैं। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? टमाटर की। पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की संकर किस्म है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह पूसा 120 एवं चीकू की संकर नस्ल है। 1 हेक्टेयर में 550 क्विंटल टमाटर की पैदावार होती है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत किस्में हैं अर्का विकास, पूसा, अर्ली, ड्वार्फ आदि। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन बी, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। जब गन्ने की रोपाई की जाती है तो गन्ना केवल तने के हिस्से, कलमों या संपूर्ण तना द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। गन्ने की रोपण सामग्री में अपरिपक्व गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग प्रयोग किया जाता है। गन्ने के ऊपरी भाग का अंकुरण 100%, बीज में 40%, निचले भाग में केवल 19% होता है। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 3 से 5 किलोग्राम। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 किलोग्राम होती है। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? गेहूं। गेहूं रबी की फसल है, अतः गेहूं को छोड़कर सभी मक्का, रागी, बाजरा खरीफ की फसलें हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, कौन सी फसलें कहलाती हैं? रबी की फसल। रबी की फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीनों में बोई जाती हैं तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? पीली क्रांति। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों, तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया। भारत में पीली क्रांति के पिता सैम पित्रोदा हैं। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? गर्म और नम। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? पंजाब की। चावल पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है, लेकिन ओडिशा के लिए यह निर्वाह फसल है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। भारत में बुआई के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें रबी, खरीफ एवं जायद के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काटी जाती है। इसमें सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि। खरीफ की फसल जून-जुलाई में बोई जाती है, सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती है। इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि शामिल हैं। और जायद की फसल फरवरी-मार्च में बोई जाती है, मई में काटी जाती है। इसमें खरबूजा, तरबूज, मूंग आदि शामिल हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर।
खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक के वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार खेती योग्य भूमि के मामले में भारत प्रथम है, जबकि उपज के मामले 2017 में चीन के पश्चात भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। प्रश्नकाल में 2014-15 में गेहूं की औसत उत्पादकता 2750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में गेहूं की औसत पैदावार 3560 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? 25 से 40%। प्रश्नकाल में भारत के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता था। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 50.16%, महाराष्ट्र में 18.18% एवं कर्नाटक में 8.88% गन्ना उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रथम स्थान। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। भारत में वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादक 3 अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन दो जुताई के प्राथमिक उदाहरण हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदार सब साइलर। जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं मोल्ड बोर्ड, डिस्क हल, रोटरी तिलक तथा या कल्टीवेटर, छेनी हल तथा सब साइलर, मृदा खुदार, जबकि डिस्क हैरो द्वितीयक तिलेज उपकरण हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ड्रिप प्रणाली। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। दोस्तों, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लंबवत खेती में खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों में होती है। इसे एक तरह का बहुमंजिला ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग किया जाता है। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 350 मिलियन टन। भारत में प्रतिवर्ष 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। दोस्तों, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ईख। आलू व गन्ना रूट नहीं बल्कि तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ है। यह विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। दोस्तों, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो। आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? उपज का अनुमान लगाने के लिए। फसल कटाई परीक्षण उपज एवं उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने हेतु किए जाते हैं। यह तकनीक गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है।
भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा और चिकन उत्पादन से। भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। अन्य कृषि क्रांतियां हैं श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 20%। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। उपर्युक्त विकल्पों में ए निकटतम सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर क्या होती है? 15 किलोग्राम। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर 15 से 20 किलोग्राम होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? दोस्तों दिए गए विकल्पों में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम में, तटीय केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु में सभी जगह धान की फसल के तीनों मौसम पाए जाते हैं। अतः इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? खरबूजा की। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। पूसा शरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाबी सुनहरा आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आम उत्पादक अग्रणी 5 राज्य 2017-18 के अंतिम आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर, कर्नाटक चौथे स्थान पर और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी धान। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर रोटेशन धान की फसल के साथ की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी की फसल कहा जाता है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड में। जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का किक्रुमा है। किक्रुमा गांव जिला फेक है। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। यह वानिकी कृषि पशुपालन अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आधारित संयोजन है। इस प्रणाली को रुजा भी कहा जाता है। वर्ष 2017-18 में काफी उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर। वर्ष 2017-18 में काफी उत्पादक देशों का क्रम है। ब्राजील पहले स्थान पर, वियतनाम दूसरे पर, तीसरे पे कोलंबिया, चौथे पे इंडोनेशिया, 5वें पे इथियोपिया, छठे पे होंडुरास तथा 7वें पर भारत। वर्ष 2019 में ग्रीन कॉफी उत्पादन में भारत की रैंक 9वीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? रूस। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य की दृष्टि से ईरान भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक था। वर्ष 2019 जनवरी अक्टूबर के दौरान मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टिकोण से भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक ईरान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी असम और पश्चिम बंगाल। भारतीय चाय बोर्ड के वर्ष 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार असम 701.35 मिलियन किलोग्राम एवं पश्चिम बंगाल 394.22 मिलियन किलोग्राम में कुल 1095.57 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल चाय उत्पादन 1350.04 मिलियन किलोग्राम का 3/4 से अधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? कर्नाटक। वर्ष 2017-18 एवं 19-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में काफी उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? रबर। दिए गए विकल्पों में कोको, सुपारी एवं चाय रोपण फसल के उदाहरण हैं, जबकि रबर रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिनके दूध लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। 2017-18 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया? केरल ने। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। हमारा अगला प्रश्न है,
किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? कॉफी ब्लॉकचेन की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2019 में कॉफी ट्रेडिंग के लिए एक कॉफी ब्लॉकचेन बाजार आधारित ऐप प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य कॉफी किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म एका एका प्लस के साथ यह ऐप विकसित किया है। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्नाटक। दोस्तों, वर्ष 2017-18 में भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक है तथा द्वितीय स्थान पर केरल है। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? चाय। बागान द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण पेय फसलें चाय और कॉफी हैं। चाय की खेती के लिए सामान्यतः 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान व 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? प्रश्न कह रहा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। भारत में काजू एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल को रबड़, कॉफी, चाय जैसी अन्य व्यावसायिक फसलों की तरह करीब 5 शताब्दी पहले पुर्तगालियों ने लाया था। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? महाराष्ट्र। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा काजू उत्पादन में क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? अमरूद की। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में हैं इलाहाबादी सफेदा, सरदार, लखनऊ 49, सेबनुमा अमरूद, इलाहाबादी सुरखा, बेहट कोकोनट आदि। वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। वर्ष 2017-18 में वैश्विक फल उत्पादन में भारत का दूसरा जबकि चीन का प्रथम स्थान है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और हुगली जिले में उगाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की आम की कौन सी किस्म की हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? चौसा। उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन के लिए स्वर्ग है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश चौसा आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। मुलगोबा आम की प्रजाति तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य भागों में उगाया जाता है। बादामी आम कर्नाटक में पाई जाती है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में। इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1855। वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। नीलगिरी की तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में यह औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग, कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कपास उद्योग के उत्पादन के कारण। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के मध्य अवस्थित है, जहां पर टाटा स्टील कारखाना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन करना है। तो दोस्तों सही चयन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही सुमेलित है। इस प्रकार है सही सुमेलन, तेल शोधक कारखाना और राज्य तातीपाका है आंध्र प्रदेश में, कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में है, नागापट्टिनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में है और नुमालीगढ़ असम में है। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? झरिया झारखंड,
झारखंड स्थित झरिया का संबंध कोयले की खदान से है। यहाँ कोयले का खनन होता है, जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र है। बर्नपुर और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? महाराष्ट्र। दिए गए विकल्पों में सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र महाराष्ट्र है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर भी वस्त्र सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में विख्यात हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। टी बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्न में से किसे माना जाता है? खारी बावली, नई दिल्ली। खारी बावली, नई दिल्ली को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है। खारी बावली, नई दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। भारत मसालों के संदर्भ में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक राष्ट्र है। वर्ष 2018-19 में मूल्य की दृष्टि से विश्व के प्रमुख भारतीय मसालों के आयातक देश क्रमशः यूएसए, चीन, वियतनाम, थाईलैंड तथा बांग्लादेश हैं। चोल नायकन, कुरुम्बा, कट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? केरल के। चोल नायकन, कुरुम्बा, कट्टू नायकन, कादर और कोरगा आदिम जनजाति भारत के केरल राज्य में पाई जाती हैं। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये मुख्यतः सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में भूटिया जनजाति के केवल 28 लोग ही हैं। हालांकि यूपी SSSC ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का विकल्प ए माना है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? हार्टिकल्चर का। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल और फूल उगाने के लिए हार्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पिस्सीकल्चर मछली उत्पादन के लिए व वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन के लिए किया जाता है। चेचू कबीले के लोग जो अधिकतर शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। चेचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई पहाड़ी में पाई जाती है। इनका जीवन मुख्यतः शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर होता है। इनका विस्तार मुख्य रूप से कृष्णा नदी के आसपास है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? मोघ। दोस्तों, टोड, टोडा, कोटा तथा कुरुम्बा नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, जबकि मोघ जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में 70% जनसंख्या जनजाति समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया और हबला आदि निवास करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या 8,34,375 थी। निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? कह रहा है कि किस उत्पाद को, निम्न में से किस उत्पाद को एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? दलहन। कृषि पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में एक मार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह चिन्ह कृषि उत्पादों यथा गेहूं का आटा, मैदा, सोजी, दलहन, पिसे मसाले, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, फल, अंडे आदि पर शुद्धता हेतु लगाया जाता है। अबतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अरुणाचल प्रदेश। अबतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है, जबकि नागालैंड में अंगामी जनजाति तथा झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव और हो जनजाति पाई जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंगामी वह जनजातियां हैं जो रहती हैं नागालैंड में। नागालैंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नागालैंड में अंगामी सहित 16 जनजातियां निवास करती हैं। वहीं केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की 2019-20 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में 5 जनजातियां नागा, कचारी, गारो, कुकी एवं मिकिर निवास करती हैं। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? भील समुदाय।
उदयपुर राजस्थान में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला आदिवासी समुदाय भील है। सिरोही के अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में भील बड़ी संख्या में निवास करते हैं। वस्तुतः भील न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है? संथाल। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और अधिकतर ये बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में निवास करती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार संथाल जनजाति की संख्या पश्चिम बंगाल की कुल जनजाति संख्या का लगभग 47.4%, 25.12 लाख है। इसके बाद क्रमशः ओरांव जनजाति 12.1%, भूमिज 7.1% तथा मुंडा 6.9% का स्थान है। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? 2008 में। दोस्तों, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास है? तिरुवनंतपुरम के पास। पोनमुडी दक्षिण भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल है। पोनमुडी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। महेंसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई भारत के किस राज्य में है? प्रश्न कह रहा है कि महेंसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? चाय बोर्ड। क्रेता एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड इत्यादि क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है? बालासुर। दोस्तों, बालासुर हिल लघु हिमालय या हिमाचल का नहीं बल्कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है। केरल के वायनाड जिले में स्थित बालासुर हिल रिजॉर्ट एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। यह हिल रिजॉर्ट चारों ओर से हरे भरे पेड़ पौधों, काजू के बागों और चाय के बागानों से घिरा है। शेष सभी 6 हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन, रानीखेत व नैनीताल दोनों उत्तराखंड के हिल स्टेशन लघु हिमालय या हिमाचल के हिल स्टेशन हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्यूमेक का। नदी की धारा प्रवाह को मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसे क्यूमेक लिखा जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। N अनुपात P अनुपात K के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, 6:3:1। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का आदर्श अनुपातिक प्रयोग 2010-11 तक 4:2:1 का माना जाता था, परंतु 2011-12 से यह अनुपात लगभग 6:3:1 होता है। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? 85%। दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार 87% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरों तथा अखिल भारत के संदर्भ में यह प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है 26 तथा 67%। अतः निकटतम विकल्प बी अभीष्ट उत्तर है। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 1%। भारत में केवल 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 8 है। संपूर्ण भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा 3% का है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय ऑप्शन डी नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। शेष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है।
बछेंद्री पाल ने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की। बुला चौधरी 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। सर्वे मैप 45 D/7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात एवं राजस्थान। दोस्तों सर्वे मैप 45 D/7 गुजरात व राजस्थान से संबंधित है। इसके अंतर्गत बनासकांठा व सिरोही का क्षेत्र शामिल है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्वैच्छिक स्थलाकृतिक मानचित्र जारी किया जाता है। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? ITC द्वारा। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल ITC द्वारा की गई एक पहल है। इससे मुख्यतः छोटे एवं सीमांत किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। भूतापी पूर्वेक्षण में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्कल मर्बर साउंडिंग्स। हाल के दशकों में भूतापी पूर्वेक्षण में स्कल मर्बर साउंडिंग्स का विस्तृत प्रयोग किया गया है। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेम साउंडिंग। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधकों उपायों में हाल ही में टेम साउंडिंग्स को शामिल किया गया है। ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।